जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखें आप लोग। तो यहाँ से आप क्लास शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हम जो ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का जो है इसी वीडियो में जो है इसका जितना भी क्वेश्चन होगा हम पूरा जो है इसमें करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। ये क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। तो हमारे जो लेखक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कौन थे? इसका पूरा नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनको जो है हम लोग संविधान के निर्माता के नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ देगा तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म कब हुआ है? तो याद रखिएगा, इसका जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है? मतलब इनका जो जन्म हुआ है वो किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन आपका है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होता है मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? बाबा साहब ने जो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखा है, ये जो है गद्य की कौन सी विधा है? ऑप्शन में है आपका कहानी, नाटक, निबंध, आत्मकथा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये निबंध है। अगला क्वेश्चन आता है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जो है किसने किया है? तो इसका जो हिंदी रूपांतरण किया है वो ये ललई सिंह यादव ने किया है। किसने किया है? ललई सिंह यादव ने किया है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? हम पहले भी बताए हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता जो है वो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा कि भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये जो बाबा साहब ने जो ये जाति प्रथा लिखा है ये किस पाठ का जो है हिस्सा है? तो याद रखिएगा, ये जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिस्सा है। इसका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ये हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य व्यक्ति रहे हैं वो कौन है? तो ऑप्शन में है बुद्ध, कबीर और है ज्योतिबा फुले। तो अब याद रखिएगा कि ये तीनों व्यक्ति जो हैं इसके प्रमुख व्यक्ति रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा है? इन बात को जो है किसने कहा है? तो याद रखिएगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ऑप्शन आपका है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? हमारे भारत में बेरोजगारी का जो कारण है वो हमारा क्या है? ऑप्शन है जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा और भ्रष्टाचार। तो मेनली रूप से जो है हमारे भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो हमारा है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं? तो ऑप्शन आपका आता है अछूतों को और स्त्रियों को और मजदूरों को उपयुक्त सभी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है समान अधिकार सभी को दिलाने के लिए उन्होंने मेहनत किया है, चाहे वो अछूत रहे, स्त्री रहे या मजदूर रहे। इसका ऑप्शन जो है डी नंबर आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? बाबा साहब कहते हैं कि आदर्श समाज जो होना चाहिए हमारा किस चीज पर आधारित होना चाहिए? तो ऑप्शन में है स्वतंत्रता और समता, और सी नंबर में है भ्रातृत्व, और डी नंबर में है आपका उपयुक्त सभी पर। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। ये जो है इन तीनों के आधार पे जो है ना आदर्श समाज का अधिकार इन्होंने बताया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर जो है इस श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो है किस विडंबना की बात करते हैं? तो ऑप्शन में है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, और बी नंबर में है जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है, सी नंबर में है जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार जो है भाईचारे का रूप क्या है? तो ऑप्शन है शहद की तरह, बी नंबर में है दूध पानी के मिश्रण की तरह, सी नंबर में है शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह, डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, दूध पानी के मिश्रण की तरह होता है भाईचारे का वास्तविक रूप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख, लेखक जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक साहब जो है भीमराव अंबेडकर वो बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है वो किसे मानते हैं? ऑप्शन है कार्य कुशलता, जाति प्रथा, उद्योग धंधों की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियां। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जाति प्रथा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि
यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? ये जो कथन है किस पाठ का है? तो ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति, बी नंबर में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सी नंबर में है मछली, डी नंबर में है नौबत खाने में इबादत। तो इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? इस गद्यांश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है नलिन विलोचन शर्मा, तीसरा अमरकांत और चौथा ऑप्शन में आपका है भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही ऑप्शन जो है ये डी नंबर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? ये कथन जो है किस पाठ का है? पहला ऑप्शन है विष के दांत, दूसरा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तीसरा में है भारत से हम क्या सीखे और चौथा में नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इनमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? ऑप्शन में है जीत जीत मैं निरखत हूं, बी नंबर में है अभिनयो और है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डी में है मछली। तो याद रखिएगा इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि 20 में जो है आप लोगों का कितना सही हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है नलिन विलोचन शर्मा, गुणाकार मूले, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज। तो याद रखिएगा बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक जो है वो है भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हु आर सुद्राज? क्या लिखा है? हु आर सुद्राज, ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये रचना जो है भीमराव अंबेडकर का है। इनका है भीमराव अंबेडकर का। अगला क्वेश्चन है, भाईचारे का दूसरा नाम है। भाईचारे का जो है दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा भाईचारे का दूसरा नाम जो है वो है लोकतंत्र। भाईचारे का अगर दूसरे रूप में देखा जाए तो वो होता है हमारा लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन आता है, अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया था? भीमराव अंबेडकर जो थे उन्होंने किनके लिए जो है अधिकार, समान अधिकार दिलाने के लिए जो है अधिक संघर्ष किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन में है अछूतों के लिए, स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए, और ये क्वेश्चन पहले भी आया है। तो इसका जो है ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। इन तीनों के लिए जो है इन्होंने अधिक संघर्ष किया था समान अधिकार सभी को दिलाने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, किसके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? क्वेश्चन कहता है कि किसने इसको प्रोत्साहित किया था, तब जाके ये भीमराव अंबेडकर जो थे उच्च शिक्षा के लिए जो है कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। तो याद रखिएगा कि बड़ौदा नरेश ने जो है उन्हें प्रोत्साहन
देने का काम किया था, तब जाके जो है ये उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? हमारा जो आदर्श समाज होता है वो किस चीज पर आधारित होना चाहिए? तो ऑप्शन में है स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर, और डी नंबर में है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो है डी नंबर सही हो जाएगा। इन तीनों पर जो है हमारा समाज आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ये द कास्ट इन इंडिया जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय के से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाग्य कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो इसका ऑप्शन जो है सी नंबर हो जाएगा। 21 खंडों में जो है इनका प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये भाषण जो है लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? ऑप्शन में है 1936, 1937, 1938, 1940। तो याद रखिएगा इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर होगा। 1936 में जो है 1936 में जो है 1936 के वार्षिक सम्मेलन के लिए जो है इस श्रम विभाजन जाति प्रथा को तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? कहा गया है कि अभी जो युग चल रही है इसमें भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? मतलब कि अभी के समय में भी लोग जातिवाद कम नहीं करते हैं। तो इसका जो है सही ऑप्शन आपका हो जाएगा विडंबना की बात। क्या हो जाएगा? विडंबना की बात। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ? ये बाबा साहब का जो है निधन कब हो गया था? तो ऑप्शन में 1950, 1952, 1956 और 1960। तो इसका ऑप्शन जो है ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन जो है 1956 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, महू मध्य प्रदेश किसका जन्म स्थान है? महू मध्य प्रदेश जो है वो किनका जन्म स्थान है? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे उल्टा के पूछ दिया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर जी का जो है वो महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। कहता है कि देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? देयर मैकेनिज्म किनकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। देयर मैकेनिज्म जो है भीमराव अंबेडकर का है। अगला क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ है? विडंबना का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है उपहास होता है। क्या होता है? उपहास होता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो जाति प्रथा का है वो मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन जो है बेरोजगारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को जो है मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसका जो है ऑप्शन है भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका ऑप्शन जो है आपका
डी नंबर सही हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो चलिए, इस चैप्टर में जो है आपका 37 ऑब्जेक्टिव था टोटल, और इसमें आपका कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये 37 ऑब्जेक्टिव जो है हम लोगों ने इस चैप्टर का पूरा निचोड़ करके निकाला है कि अगर आप इस पूरे 37 को देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो चांस है कि आपका इस चैप्टर से बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।